गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें संविधान सभा के गठन को देखना है। ठीक है, ये वही संविधान सभा है जिसने भारत के लिए संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। इस संविधान को, जो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित तथा निर्मित संविधान है, इस संविधान को बनाने की सर्वप्रथम मांग अगर किसी व्यक्ति ने की थी तो वो व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1896 ईस्वी में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिस विधेयक को नाम दिया गया था स्वराज्य विधेयक। और इसी विधेयक में बाल गंगाधर तिलक साहब ने पहली बार संविधान की क्या की थी? मांग की थी। ठीक, इसके बाद दूसरी संविधान के लिए अगर किसी व्यक्ति ने मांग की है तो वो व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, है ना, और भारत की राजनीति में इन्होंने सक्रिय रूप से क्या किया? भाग लिया। ठीक, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा और भारत की जनता के लिए क्या किया जाना चाहिए? बनाया जाना चाहिए। ठीक, संविधान के बारे में और विचार व्यक्त किए हैं 1924 में। ठीक है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की। 1922 में गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा और भारत की जनता के लिए बनाया जाना चाहिए। और यही कारण है कि भारतीय संविधान के मुख्य में क्या है? भारत की जनता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से, जहाँ पर गांधी जी की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। जो गांधी मांग थी गांधी की, वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा 1934 ईस्वी में भारत में एक साम्यवादी नेता थे या वामपंथी नेता थे, है ना, जिन्हें हम साम्यवादी भी कह सकते हैं, एमएन रॉय साहब। ठीक है, तो 1934 में एमएन रॉय साहब हैं, ठीक है, इन्होंने संविधान के बारे में अपने विचार रखे, संविधान सभा के गठन के बारे में अपने विचार रखे। ठीक, पहला विचार 1896 बाल गंगाधर तिलक का, दूसरा गांधी का 1922 का, तीसरा मोतीलाल नेहरू जी का 1924 ईस्वी का, और नेक्स्ट जो विचार आया है संविधान सभा के बारे में वो आया था 1934 ईस्वी में साम्यवादी नेता एमएन रॉय द्वारा। ठीक है, एमएन रॉय ने संविधान सभा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक, 1934 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी, ये वही पार्टी है जो कांग्रेस से अलग होकर 1922-23 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने बनाई थी। ठीक है, तो 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के बारे में क्या किया? अपना विचार व्यक्त किया। ठीक, 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, जो भारत की सबसे बड़ी उस समय की पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी संविधान सभा के निर्माण की क्या की गई? मांग की गई। और 1938 में, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा का जो गठन होना है, तो 1938 में नेहरू जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि भारत में जो संविधान सभा का गठन हो उसका चुनाव हो, और उसका चुनाव किस आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी वह व्यक्ति संविधान सभा के सदस्यों को वोट करें जो वयस्क मताधिकार का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में वयस्क मताधिकार के लिए उम्र कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ठीक है, तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भारत की संविधान सभा का निर्वाचन होगा वो निर्वाचन किस आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रेप्स आयोग आया,
भारत में, है ना, क्रिप्स आयोग भी पूरी तरह से असफल होकर वापस इंग्लैंड चला गया। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, इंग्लैंड की जीत होती है ना। और 1945 में ही इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन क्या हुआ कि इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लॉर्ड क्लीमेंस एटली वहां के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, एटली ने सत्ता संभालते ही, यानी प्रधानमंत्री बनते ही, जो लॉर्ड क्लीमेंस एटली हैं लेबर पार्टी के नेता जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सत्ता संभालते ही भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, एटली ने सत्ता संभालते ही भारत में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहे थे, अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया, क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया, सारी चीजें असफल हो रही थी, है ना। तो भारत में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहे थे, इन राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 26 जुलाई 1945 ईस्वी को लॉर्ड क्लीमेंस एटली ने एक मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया कैबिनेट मिशन, जो 3 सदस्यीय था। अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, सदस्य थे इसके 2 लोग, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक, तो 1945 में जब इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ और लॉर्ड क्लीमेंस एटली वहां के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 26 जुलाई 1945 को एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने की क्या की, घोषणा की। ठीक है, जो 3 सदस्य है, अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस हैं, सदस्य हैं एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था, यह मिशन 23 मार्च 1946 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया, है ना। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, और भारत में इस समय 2 पार्टियों के नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। और कैबिनेट टॉपिक जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने कहा भी था कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो जब लॉर्ड क्लीमेंस एटली ने 26 जुलाई 1945 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की, और यह 3 सदस्यीय मिशन जब 23 मार्च 1946 को भारत आया और भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, विचार विमर्श करने के उपरांत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप स्वीकार किया, जिस प्रारूप में क्या किया गया, संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉर्ड क्लीमेंस एटली प्रधानमंत्री बनते ही भारत से राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए, ठीक है, 26 जुलाई 1945 को एक मिशन भारत भेजने की घोषणा की, जिसे नाम क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन। यह मिशन 23 मार्च 1946 को भारत आया, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत में संविधान का निर्माण करना है, और संविधान का निर्माण करने के लिए जरूरी था कि भारत में संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए, है ना। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर, है ना, भारत में संविधान सभा का अब क्या होना है, गठन होना है। ठीक, तो 23 मार्च 1946 को भारत आकर ये नेताओं से विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष में पहुंचा कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। और भारत में जो संविधान सभा बनी वो किस मिशन की सिफारिश के आधार पर बनी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारत की जो संविधान सभा होगी, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन में जो सिफारिश दी थी उसने कहा था कि भारत की जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी रहेगी, कुल सदस्य संख्या 389। ठीक, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में जिस संविधान सभा का गठन हुआ था उस संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। क्लियर। अब अपन को देखना है कि भारत में 389 सदस्य कहां से आएंगे। तो भारत में अपन पढ़ चुके हैं कैबिनेट मिशन से पहले, और 1935 में भी पढ़ा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें 2 इकाइयां थी, एक को नाम देते हैं ब्रिटिश प्रांत और एक को नाम देते थे देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11। क्लियर। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 389। इनमें से एक प्रांत हैं जिन्हें अपन नाम देते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत, यानी ऐसे प्रांत जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन है। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और इनकी संख्या कितनी थी, 11,
है ना। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, यानी ऐसे प्रांत जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन में हैं, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से टोटल कितने सदस्य आएंगे? 292, यानी 389 सदस्यीय संविधान सभा के 292 सदस्य कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से। ठीक, दूसरी इकाई क्या थी? देसी रियासत, है ना। तो देसी रियासतों से अगर अपन देखें, और देसी रियासत कैसे राज्य थे? ऐसे राज्य जहां पर अभी भी अंग्रेजों राजाओं का शासन था, लेकिन वह राजा किसके अधीन थे? अंग्रेजों के, स्वतंत्र नहीं थे, है ना। तो देसी रियासतों से टोटल कितने सदस्य आने थे? 93। 292 सदस्य आना है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, और 93 सदस्य आना है देसी रियासतों से। क्लियर? इसमें अभी 4 सदस्य और बचे हैं, और जो 4 सदस्य आना है वो 4 सदस्य आने थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, है ना। और ये चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे वो मैं आपको बता रहा हूं। चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य आने थे? 4, और टोटल कितने हो गए? 389। ठीक है, और चीफ कमिश्नरी प्रांत में कौन कौन थे? 4। पहला था दिल्ली, ठीक है। दूसरा प्रांत था राजस्थान का अजमेर या मारवाड़, ठीक है। तीसरा प्रांत था कुर्ग, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है, और चौथा प्रांत था बलूचिस्तान। क्लियर? तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य आने थे? 4। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 389। अर्थात जिस कैबिनेट मिशन का गठन 26 जुलाई 1945 को लॉर्ड क्लीमेंस एटली की घोषणा के बाद हुआ, वह मिशन जब 23 मार्च 1946 को भारत आता है तो भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करता है, और विचार विमर्श करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन करना अत्यंत आवश्यक है ना। तो संविधान सभा का जो रूपरेखा होगी, तो संविधान सभा कितने सदस्य बनाई कैबिनेट मिशन ने? 389 सदस्य। 389 सदस्यीय संविधान सभा के जो 2 इकाइयां हैं भारत में, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, है ना। तो 389 सदस्यीय संविधान सभा के 292 सदस्य आना है ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य आना है देसी रियासतों से, और 4 सदस्य आना है कमिश्नरी क्षेत्रों से। अर्थात 389 का हमने यहां पर क्या कर दिया? विभाजन। ठीक, 292 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासत और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक, तो टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। ठीक, कैबिनेट मिशन ने इस सिफारिश की थी, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन में सिफारिश की गई थी कि लगभग जितने राज्य हैं, जितने प्रांत हैं, जितनी सीटें आ रही हैं, तो ये व्यवस्था की गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 1 सदस्य। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के 1 सदस्य के निर्वाचित होने की क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी। और प्रत्येक प्रांत की सीटों को, ध्यान दीजिएगा, जो प्रांत की सीटें थी वो 3 समुदायों में बांटी गई थी, है ना। समुदायों मतलब धर्म के आधार पर, एक था सिख समुदाय, है ना, एक था मुस्लिम समुदाय, है ना, और नेक्स्ट था सामान्य वर्ग। ठीक है, और उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ठीक है, अगर सीट में उस क्षेत्र में सिख ज्यादा हैं तो वो सीट किसके लिए रिजर्व थी? सिखों के लिए। अगर वहां मुस्लिम ज्यादा हैं तो सीट किसके लिए रिजर्व थी? मुस्लिम के लिए। और अगर नॉर्मल है तो वह सीट क्या घोषित कर दी गई थी? सामान्य। तो कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य निर्वाचित होगा, है ना, और प्रत्येक प्रांत की सीटें सामुदायिक आधार पर आरक्षित की जाएंगी, मुस्लिम, सिख और सामान्य के लिए। ठीक, दूसरी चीज, संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होगा, है ना, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि 1945 में भारत के प्रांतों में जो चुनाव हुए थे, है ना, उन प्रांतों के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, उन विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जिस विधि से किया गया था, उस विधि को नाम देते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जो इस प्रणाली के द्वारा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है ना। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि 389 सदस्यीय संविधान सभा होगी, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आएंगे, देसी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे, और कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य आएंगे? 4 सदस्य आएंगे, है ना। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का 1 सदस्य निर्वाचित होगा। प्रत्येक प्रांत की सीटें समुदाय के आधार पर सिख, मुस्लिम और सामान्य वर्ग में विभाजित थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, है ना। और जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा।
दूसरी चीज, दो तरह के प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। तो जो ब्रिटिश प्रांत होंगे तो ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों का चुनाव होगा, है ना, लेकिन जो देसी रियासतें होंगी तो देसी रियासतों के 93 सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि उस देसी रियासत के, उस राज्य का जो राजा होगा वो जिस व्यक्ति को मनोनीत कर देगा वह व्यक्ति संविधान सभा का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। ना तो पूर्णतः निर्वाचित थी और ना ही पूर्णतः ये क्या थी, मनोनीत थी। ठीक है, तो संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी। ठीक, क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा का हमने विभाजन किया 389 सदस्य का, ध्यान दीजिएगा, तो 389 सदस्यों में से ओनली चुनाव कितने का होना है, 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से हैं और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से हैं, यानी टोटल चुनाव कितने का होना है, 296 का। 93 सदस्यों का चुनाव नहीं होना है, क्योंकि ये सदस्य कहां से आ रहे हैं, देसी रियासतों से। और संविधान कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि देसी रियासत का राजा जिस व्यक्ति को मनोनीत कर देगा वो संविधान सभा का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, है ना। तो चुनाव कितने का होना है, 296 का। ठीक, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जुलाई और अगस्त, है ना, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के 296 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, 296 सदस्यों का जब चुनाव होता है तो भारत में इस समय दो पार्टियां सबसे बड़ी हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना। तो 296 में से 78 स्थान मुस्लिम लीग के लिए क्या कर दिए गए थे, आरक्षित कर दिए गए थे। ठीक, 296 का जब चुनाव हुआ तो 208 सीटें किसे मिली, कांग्रेस को। ठीक है, 73 सीटों पर जीत किसकी हुई, मुस्लिम लीग की, है ना, और 15 सीटों पर अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो छोटी छोटी पार्टियों ने क्या कर ली, चुनाव जीत लिए। ठीक, समझिएगा, 389 सदस्यीय संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव होना है, 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के, 93 सदस्यों का चुनाव नहीं होना है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त 1946 में ध्यान देना 296 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से 208 स्थान मिले कांग्रेस को, है ना, 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने और 15 सीटों पर अन्य छोटी पार्टियों ने क्या कर ली, जीत दर्ज कर ली। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य अगर किसी राज्य से आते थे तो वो राज्य कौन सा था, संयुक्त प्रांत, जिसे हम वर्तमान में क्या नाम देते हैं, उत्तर प्रदेश। और संयुक्त प्रांत से टोटल कितने सदस्य आते थे, 55 सदस्य। ठीक, संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य भेजने वाला जो राज्य था या संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य भेजने वाला जो ब्रिटिश प्रांत था या ब्रिटिश भारतीय प्रांत था वो था संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में कितनी सीटें थी या कितने सदस्य भेजे गए थे, 55। ठीक है, लेकिन एक चीज और, संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य भेजने वाली जो देसी रियासत थी, है ना, वो देसी रियासत कौन सी थी, मैसूर, यानी वर्तमान कर्नाटक। और मैसूर रियासत कितने सदस्य भेज रही थी, 7 सदस्य। ठीक है, तो संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य भेजे संयुक्त प्रांत ने और सबसे अधिक सदस्य जिस देसी रियासत ने भेजे हैं वो कौन सी है, मैसूर देसी रियासत। क्लियर? तो इस आधार पर या इस प्रकार से संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 389। ठीक, जब संविधान सभा का चुनाव हो गया, 389 सदस्यीय संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, है ना, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष एवं BN राय को, ध्यान दीजिएगा, BN राव को संविधान का या BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्लियर? जब कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर चुनाव हुए और 389 सदस्यीय संविधान सभा बन गई तो निश्चित है संविधान सभा की क्या होंगी, बैठकें होंगी और यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक,
संविधान की दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष, है ना, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, है ना, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के स्वरूप व उसकी प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका का क्या करेगा, निर्वाह करेगा। क्लियर हुआ। ठीक, 389 सदस्य जब संविधान सभा का गठन हो गया तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने तथा बी.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से बहुमत से स्वीकार कर लिया। और पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान के स्वरूप तथा उसकी प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका का क्या करेगा, निर्वाह करेगा। यहाँ से संविधान सभा अपनी कार्यवाही करना प्रारंभ करती है और यहाँ से 2 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ध्यान देना, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो संविधान निर्माण में लगे हैं, तो इन टोटल दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। और इस पूरे टाइम पर जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का क्या किया, अवलोकन किया, अध्ययन किया और उनके प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक विचार विमर्श किया, है ना। और लास्ट में जाकर भारतीय संविधान की रूपरेखा क्या कर दी, तैयार कर दी। क्लियर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, है ना, तथा उन देशों के संविधान के प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक विचार विमर्श चला। और इसके बाद भारतीय संविधान का प्रारूप क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो बी.एन. राव साहब हैं। ठीक है, बी.एन. राव ने संविधान के प्रारूप पर, ध्यान दीजिएगा, बी.एन. राव ने जो संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था, फॉर्मेट प्रस्तुत किया था, है ना, क्योंकि बी.एन. राव ने संविधान का फॉर्मेट या प्रारूप तैयार किया था। तो बी.एन. राव साहब ने संविधान का प्रारूप जब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो संविधान सभा ने बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक समिति का गठन करती है जिसका नाम होता है प्रारूप समिति। ध्यान देना, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, है ना। इस दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया तथा उनके प्रारूप पर लगभग 114 दिन तक विचार विमर्श किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप को जब उन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा, है ना, तो संविधान सभा ने बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक समिति का गठन किया जिसका नाम था प्रारूप समिति। और ये समिति कितने सदस्य थी, 7 सदस्य। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है। 29 अगस्त 1947 को बी.एन. राय द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जो 7 सदस्यीय है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला सदस्य है एन गोपालास्वामी आयंगर, दूसरा सदस्य है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, तीसरे सदस्य हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथे सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें सदस्य हैं एन माधव राव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, एन माधव राव। प्रारंभ में एन माधव राव की जगह सदस्य होते हैं बी.एल. मित्र, लेकिन बी.एल. मित्र के हट जाने के बाद सदस्य बने थे एन माधव राव। और इसके जो लास्ट सदस्य थे वो थे टी.टी. कृष्णामाचारी। ये भी प्रारंभ में सदस्य नहीं थे, है ना। प्रारंभ में सदस्य डी.पी. खेतान, लेकिन जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पर नियुक्त किया गया था टी.टी. कृष्णामाचारी को। क्लियर हुआ। तो बी.एन. राव ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन करती है, जो कितने सदस्यीय है? 7 सदस्यीय। क्लियर। प्रारूप समिति ने अब देखना, बी.एन. राव ने प्रारूप प्रस्तुत किया, है ना, किसे दे दिया? प्रारूप समिति को। अब काम किसका शुरू होगा? प्रारूप समिति का। ठीक है, क्योंकि अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी है अब वो संविधान की ड्राफ्टिंग करेगी, संविधान को व्यवस्थित करेगी, है ना। तो प्रारूप समिति ने 22 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति ने 22 फरवरी 1948 ईस्वी को, है ना, संविधान का व्यवस्थित ड्राफ्ट या व्यवस्थित स्वरूप किसके समक्ष रखा? संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक है, बी.एन. राव ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया उस पर विचार विमर्श किसने किया? प्रारूप कमेटी ने। और प्रारूप कमेटी ने उस पर विचार विमर्श करके उसे ड्राफ्ट किया, सजने संवारने का काम किया और सजा धजा कर 22 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान का व्यवस्थित स्वरूप कहाँ प्रस्तुत किया? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक, अगर हम बी.आर. अंबेडकर साहब की बात करें, है ना, तो बी.आर. अंबेडकर साहब भी संविधान सभा के सदस्य थे, है ना। और इनका जो निर्वाचन हुआ था वो इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रांत से। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए तो डॉक्टर अंबेडकर जिस जगह से निर्वाचित हुए थे बंगाल के, वो जगह कहाँ चली गई? पाकिस्तान में, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन हुआ संविधान सभा के लिए और दोबारा ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? मुंबई प्रांत से। ठीक है, तो 22 फरवरी 1948 को जब डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति ने संविधान का व्यवस्थित प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, तो अब यहाँ से संविधान सभा की क्या हो जाएगी? कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी, है ना। और कार्यवाही कैसे प्रारंभ होगी? अब संविधान सभा के समक्ष संविधान का पूरा प्रारूप रखा जाएगा, है ना, उस पर विचार विमर्श होगा और लास्ट में उसे पारित करके संविधान का क्या दिया जाएगा? नाम दिया जाएगा, है ना। तो जब प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया संविधान सभा के समक्ष, तो संविधान सभा में कार्यवाही प्रारंभ होती है और संविधान सभा में 3 वाचन होंगे, है ना, 3 वाचन होंगे संविधान पर डिस्कस करने के लिए। जो पहला वाचन होता है वो वाचन होता है 4 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। ये संविधान सभा का पहला वाचन है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। ठीक, पहला वाचन कंप्लीट होगा, फिर संविधान सभा में दूसरा वाचन होगा, है ना। और जो दूसरा वाचन होता है वो होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये बहुत लंबा चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का क्या हुआ? दूसरा वाचन चला। ठीक, फिर संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन होगा और तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 14 नवंबर 1949 ईस्वी से, है ना, 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, ये संविधान सभा का अंतिम वाचन है और अंतिम वाचन में संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को पारित कर दिया जाएगा और यही प्रारूप, है ना, संविधान का क्या ले लेगा? रूप ले लेगा। ठीक है, तो संविधान सभा का जो अंतिम वाचन है वो पूरा हो रहा है 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जिस संविधान को निर्मित किया था उस संविधान में अगर हम देखें तो मुख्यतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी।
ठीक है। और यहाँ ये पूरा का पूरा संविधान निर्मित हो जाता है और यहाँ से संविधान भारतीय गणतंत्र का क्या बन जाता है, अंग बनता है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, लेकिन इसे लागू करने का काम किया जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ना, अंतिम बैठक होगी 24 ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950 को, है ना। और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा तथा संविधान सभा को भंग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा को भंग ना करके संविधान सभा को संसद का रूप दे दिया जाएगा, अंतरिम संसद का रूप दिया जाएगा। और अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा काम करेगी अप्रैल 1952 तक, क्योंकि मई 1952 में देश में पहला आम चुनाव होगा और मई 1952 में जब हमारी लोकसभा चुनकर आ जाएगी तो संविधान सभा या अंतरिम संसद समाप्त हो जाएगी और उसका स्थान क्या ले लेगी, नई संसद ले लेगी। ठीक, हमारा संविधान तो निर्मित होकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण क्या था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसकी याद को दोहराने के लिए, है ना, हमने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का क्या किया था, वेट किया था। ठीक, संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों का निर्माण किया गया था, है ना, जिन समितियों ने संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका का क्या किया था, निर्वाह किया था। ठीक है, वो समितियां कौन सी थी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समितियों को अगर हम देखें तो इन समितियों ने संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका का क्या किया है, निर्वाह किया है। जिसमें से पहली समिति थी जिसे हम नाम देते हैं संघ शक्ति समिति। ठीक, ये पहली समिति है जिसे हम नाम देते हैं संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, दूसरी समिति है जिसे अपन नाम देते हैं संघीय संविधान समिति। ठीक है, संघीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तीसरी समिति है जिसे हम नाम देते हैं प्रांतीय संविधान समिति, है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट समिति है जिसे अपन नाम देते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो हैं, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। फिर आती है मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। प्रक्रिया एवं नियम समिति, जो संविधान सभा के नियम होंगे, प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राज्यों के लिए समितियां थीं उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सभा के कार्यों के संबंध में जो समितियां बनाई गई थी उस समिति के अध्यक्ष थे, जो हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने, जेवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, है ना। संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, है ना। राष्ट्रध्वज संबंधी जो झंडा समिति है, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। क्लियर। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी किए हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं, एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए। संविधान 389 सदस्यीय संविधान सभा ने जिस भारतीय संविधान का निर्माण किया था उस संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए हैं। जैसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, है ना, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। जो हमारा तिरंगा है उस तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, है ना। मई 1949, ध्यान दीजिएगा, मई 1949 में
संविधान सभा के नेतृत्व में ही भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या की थी, ग्रहण की थी, है ना। 24 जनवरी 1950, ध्यान देना, 24 जनवरी 1950 इस दिन हमने 3 काम किए हैं। पहला, राष्ट्रगान स्वीकृत किया, अपनाया, राष्ट्रगान अपनाया, राष्ट्रगीत अपनाया तथा राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बनाया, प्रथम राष्ट्रपति बनाया। तो ये थी हमारी संविधान सभा। इसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है ना। और वो 2-3 चीजें क्या रहेंगी। पहली रहेगी कि भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य आने थे कमिश्नरी क्षेत्रों से, है ना। इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य छोटी पार्टियों को प्राप्त हुई थी। क्लियर। अब संविधान सभा बन गई। पहली बैठक 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष, है ना, और एससी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष तथा बीएन राय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया। और यह संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान के स्वरूप तथा प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका का क्या करेगा, निर्वाह करेगा। ठीक है। बीएन राव ने संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट को जब वो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का क्या करेंगे, गठन करेंगे, है ना। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति ने 22 फरवरी 1948 को संविधान का व्यवस्थित प्रारूप, है ना, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। और यहां से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई और संविधान सभा के कितने वाचन हुए, 3 वाचन। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और तीसरे वाचन के दौरान संविधान को पारित करके उसे व्यवस्थित रूप दिया गया। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित होकर व्यवस्थित रूप में आया, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया तथा संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और यह अंतरिम संसद अप्रैल 1952 तक बनी रही। मई 1952 में जब नई लोकसभा आ गई तो अंतरिम संसद का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। इस संविधान जो हमारा है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में लाहौर में रावी नदी के तट पर मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की याद को हमें क्या करना था, ताजा करना था। तो दोस्तों, ये था हमारा संविधान सभा का गठन। ठीक है, धन्यवाद।